ये माया जाल क्या है और ये कैसे हो सकता है कि हम गुलाम हैं और हमें पता भी नहीं है। भारत हैप्पीनेस के मामले में 143 देशों में 126 नंबर पर आता है, यानी दुनिया के सबसे दुखी देशों में से एक। लेकिन क्या आपको यह अपने जीवन में महसूस होता है? क्या आप वाकई खुश हैं या बस खुद को खुश मानने का धोखा दे रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक 70% नौकरी पेशा लोग अपने जॉब से और 48% बिजनेस ऑनर अपने वर्क लाइफ बैलेंस से खुश नहीं हैं। जरा सोचिए, सुबह उठते ही पहला ख्याल क्या आता है? एक और बोरिंग दिन या कुछ ऐसा जो सच में जोश भर दे? क्या रात को सोते समय लगता है कि आपने आज के दिन को भरपूर जिया, या फिर ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है, एक खालीपन जिसे भरने की कोशिश में हम और उलझते जा रहे हैं। हम पैसे कमाते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी लगती है। मोबाइल में पूरी दुनिया की जानकारी है, लेकिन हम सिर्फ वीडियोज़ और शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते कब सुबह से रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। नेटफ्लिक्स पर एक एपिसोड देखने बैठते हैं और पूरा सीज़न ख़त्म कर देते हैं, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलता। व्हाट्सएप ग्रुप की पॉलिटिकल बहसें, शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव और न्यूज़ चैनलों की चीखती चिल्लाती बहसें, इन सब में हम इतना डूब चुके हैं कि असली दुनिया की खुशियाँ छूट रही हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। परिवार के साथ गुजारने के लिए हंसी खुशी वाला समय नहीं है। दोस्तों संग बेतहाशा ठहाके लगाने की आदत छूट गई है। सच तो ये है कि हमें लगता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं और जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप खुद में इसका आकलन कर सकते हैं कि दिन का कितना समय आप खुद के लिए और कितना समय दूसरों के लिए बिताते हैं। जब आप मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो आप दूसरों का कंटेंट देख रहे होते हैं, जॉब में किसी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप किसी प्रोडक्ट के कंज्यूमर बनकर उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा रहे होते हैं, और इस तरह आप अपना कीमती समय और पैसे दूसरों के लिए खर्च करते जाते हैं। सोचिए, दिन भर आप वही करते हैं जो किसी और ने तय किया है, जॉब में बॉस के मुताबिक, मोबाइल में एल्गोरिदम के मुताबिक और शॉपिंग में कंपनियों के मुताबिक। तो क्या आप वाकई खुद के मालिक हैं? 1999 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, द मैट्रिक्स। इसमें दिखाया गया था कि इंसान गुलामी में जी रहा है, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं होता। क्या यह सिर्फ एक साइंस फिक्शन था या हमारे लिए एक चेतावनी? फिल्म के मेन कैरेक्टर नियो को हमेशा लगता है कि दुनिया में कुछ तो गड़बड़ है। वो उसे महसूस करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सपना है या हकीकत। जब वो दूसरी मेन कैरेक्टर मॉर्फियस से मिलता है तो उनके बीच की बातचीत काफ़ी दिलचस्प होती है, जिसे आपको एक बार देखना चाहिए। मॉर्फियस नियो से कहता है, तुम्हें लगता है तुम सोच के एक गड्ढे में गिरते जा रहे हो। तुम्हें जो दिखता है उसे सच मान लेते हुए हो, ये सोचते हुए कि ये तो बस एक सपना है और तुम जल्दी ही जाग जाओगे, लेकिन ये सच से ज़्यादा दूर भी नहीं है। फिर वो पूछता है, क्या तुम किस्मत में यकीन करते हो? जिस पर नियो कहता है, नहीं, क्योंकि मुझे ये आइडिया पसंद नहीं कि कोई दूसरा मेरे जीवन के फैसले कर रहा है। मॉर्फियस कहता है, हाँ, क्योंकि तुम माया जाल को जानने की कोशिश कर रहे हो। ये हर जगह है, इस कमरे में, इस खिड़की के बाहर, हर जगह। तुम इसे महसूस कर सकते हो जब तुम टीवी देखते हो या ऑफिस जाते हो, जब मंदिर में जाते हो या टैक्स भरते हो। ये एक पर्दा है जिसकी आड़ में तुमसे सच छुपाया जा रहा है। नियो पूछता है, कौन सा सच? मॉर्फियस, यही कि तुम्हें गुलाम हो नियो। सभी की तरह तुम भी एक कैद में पैदा हुए हो जिसे ना तुम देख सकते हो, ना सुन सकते हो, ना छू सकते हो। असल में मॉर्फियस उसी कैद की बात कर रहा है जिसे हम सब भी महसूस करते हैं, और हम माने या ना माने, हम इस कैद में बस वो गुलाम है जो वो कर रहा है जो उसे करवाया जा रहा है, और उसे भ्रम है कि वो इसे अपनी इच्छा से कर रहा है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन कौन सी बेड़ियां हैं जिन्होंने आपको इस माया जाल में कैद करके रखा है? आज हम उन 6 बेड़ियों को तोड़ने वाले हैं जो हमें बिना एहसास के गुलाम बनाए हुए हैं, और सबसे ज़रूरी, इनसे खुद को आज़ाद करने का तरीका भी जानेंगे। पहली बेड़ी है सोशल मीडिया। क्या आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप इसे? सुबह होते ही सबसे पहले हमारी नज़र हमारे मोबाइल पर पड़ती है, जिसके नोटिफिकेशन हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के अंदर आने को उकसाते हैं, और एक बार उस पर घुस गए तो स्क्रॉल करते करते कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। फेसबुक पे दोस्तों के पोस्ट, हमारे पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स, यूट्यूब पर हमारे इंटरेस्ट के वीडियोस, और इंस्टाग्राम पर नए रील्स और पोस्ट हमें इसके अंदर धकेलते हैं। हमें लगता है कि हम इसे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम अपडेट होना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक चारा होता है आपको इसके अंदर लाने के लिए। और एक बार जब आप इसके अंदर आ जाते हैं तो ऐसे ऐसे वीडियोस, शॉर्ट्स और पोस्ट्स दिखते हैं जिन पर आंखें लॉक हो जाती हैं, और एक ख़त्म होते ही दूसरा अपने आप शुरू हो जाता है, और इस तरह हम जैसे उसमें फेविस्टिक जैसे चिपक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके एल्गोरिदम इस ढंग से डिज़ाइन किए जाते हैं जो हमारी पसंद को समझकर वैसे ही कंटेंट एक के बाद एक दिखाते जाते हैं, ताकि हमारी नज़र उस पर गड़ी रहे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि हम जो देख रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा, और उनका हमारी आंखों और दिमाग पर क्या असर होगा। उनका मकसद है हमारे फोकस को खुद पर टिकाए रखना, ताकि वो हमें हमारे पसंद के साथ वो दिखाते रहें जो वो दिखाना चाहते हैं। और जैसा आप जानते हैं, हम वो बन जाते हैं जो हम ज़्यादा देखते हैं या जिसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
वो हमारे दिमाग को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर देते हैं। हम वो सोचने लगते हैं जो वो चाहते हैं, हम वो चाहते हैं जो वो चाहते हैं कि हम चाहें। एक तरह से हम उनके गुलाम बन जाते हैं। अगर हमें इस सोशल मीडिया की कैद से आज़ाद होना है तो हमें इसके असर को समझते हुए खुद को चेक करना होगा कि हम क्या देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं। इसे कंट्रोल करने का एक आसान सा तरीका है एंड्रॉयड फ़ोन का डिजिटल वेलबीइंग विजेट। ये हमें ये बताता है कि हमने पूरे दिन कितना समय किस ऐप को देखते हुए बिताया है। साथ ही हर ऐप का टाइमर भी सेट कर सकते हैं जो पूरा होने के बाद ऐप को लॉक कर देते हैं ताकि हम उसे ना देख सकें। इसके साथ स्टे फ्री, स्टे फोकस्ड और ऐप ब्लॉक जैसे ऐप हैं जो हमें चुने हुए ऐप को स्टार्ट करने से पहले सचेत करते हैं ताकि हम बेरोक टोक उस पर झूलते ना रहें। अभी अपने फ़ोन के सेटिंग में जाइए और डिजिटल वेलबींग का डेटा चेक कीजिए। फिर कमेंट में बताइए कि आपका सबसे ज़्यादा समय किस ऐप पर जाता है। अगर आप डिजिटल वेलबींग ऐप को इस्तेमाल करने के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। दूसरी बेड़ी OTT प्लेटफॉर्म। आपका फेवरेट वेब सीरीज़ कौन सा है? पंचायत, मिर्ज़ापुर, पाताल लोक या ब्रेकिंग बैड? जब आपने उसे देखा तो आप कितने देर तक स्क्रीन से चिपके हुए थे? क्या बीच में आपके परिवार के लोग पूछ रहे थे कि और कितना देखेंगे या बाकी कल देखिएगा, लेकिन आप फिर भी उसे बीच में छोड़ नहीं पा रहे थे? जब हम इंटरटेनमेंट के लिए कोई फिल्म या वेब सीरीज़ देखते हैं तो इंटरटेनमेंट होना चाहिए, लेकिन जब वो आपके दिमाग पर कब्जा करके आपको बीच में छोड़कर हटने ही ना दें तो थोड़ी चिंता की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ हमारे दिमाग पर उसका कंट्रोल देखने को मिलता है। असल में ये वेब सीरीज़ इस ढंग से बनाए जाते हैं कि इसका एक एपिसोड ऐसे क्लाइमेक्स के साथ ख़त्म होता है कि अगला एपिसोड देखे बिना रहा ही नहीं जाता। हर सीज़न में 8 से 10 एपिसोड होते हैं और किसी किसी वेब सीरीज़ में 7 से 8 सीज़न होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लगातार 18 घंटे भी वेब सीरीज़ देखते हुए इसे ख़त्म करते हैं। अगर इसकी आदत लग जाए तो हर हफ्ते कई घंटे और कभी कभी पूरा संडे या छुट्टी का दिन इसमें खर्च हो जाता है। लेकिन OTT की दुनिया सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बनी। कुछ डॉक्यूमेंट्री ऐसी हैं जो आपकी सोच और ज़िंदगी बदल सकती हैं, जैसे मनी एक्सप्लेन्ड, द सोशल डिलेमा, द माइंड एक्सप्लेन्ड इत्यादि। लेकिन ये इतने एडिक्टिव नहीं होते हैं जितना इंटरटेनमेंट वेब सीरीज़। इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि OTT पूरी तरह एक मायाजाल है। लेकिन ये काफ़ी कुछ हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कैसा कंटेंट देखते हैं और हम उससे क्या ले पाते हैं। लेकिन जैसी ह्यूमन साइकोलॉजी की एक कमजोरी है, हम अच्छी चीज़ों पर कम आकर्षित हो पाते हैं और एंटरटेनमेंट पर जल्दी। जब हम इस वेब सीरीज़ के जाल में फंस जाते हैं तो हमारा पूरा अटेंशन इसी में लगा रहता है। जॉब और बिजनेस के बाद जो भी समय हमारे पास बचता है वो हमारे परिवार या पैशन पर जाना चाहिए, लेकिन वो इसी में चला जाता है। अगर आपको लगता है कि वेब सीरीज़ देखना आपका पैशन है तो एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि वेब सीरीज़ या कोई भी कंटेंट जब आप देखते हैं तो आप इन्हें कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करना कभी भी हमें सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी हमें कुछ क्रिएट करने से मिलती है, जैसे मसल बिल्डिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, कुकिंग या फिर दूसरों की हेल्प करना। इसलिए OTT पर टाइम देकर हम कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। यही कारण है कि अक्सर हम बहुत देर OTT देखने के बाद गिल्ट महसूस करते हैं। साथ ही हम अपने बच्चों और फैमिली को भी टाइम ना दे पाते हैं, जिसके कारण अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए आप अपने लिए समय फिक्स कीजिए और इसे ट्रैक कीजिए ताकि आपको पता रहे कि आप अपने बनाए डिसिप्लिन को कितना फॉलो कर रहे हैं। अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इसे देखते हैं तो स्टे फ्री जैसे ऐप से थोड़ा खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही YouTube के टेक अ ब्रेक फीचर या Netflix के टाइम लिमिट सेटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। YouTube का टाइम लिमिट सेटिंग सेट किए समय जैसे 30 मिनट या 45 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेने के लिए रिमाइंडर देता है। कॉन्शियस होना OTT के मायाजाल से निकलने के लिए पहला कदम है और अपना टाइम ट्रैक करना दूसरा कदम। आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। सवाल ये है कि आप इसे क्रिएट करने में लगाएंगे या सिर्फ कंज्यूम करने में। अगर आपने अपने आप को OTT के चंगों से खुद को छुड़ाया है तो अपने अनुभव को कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तीसरी बेड़ी है व्हाट्सएप ग्रुप और पॉलिटिकल बहसें। व्हाट्सएप के आने से जहां हम सभी से आसानी से जुड़ गए हैं, वहीं इसकी वर्चुअल दुनिया ने चाय की टपरी पर होने वाली गपशप को हमारी मुट्ठी में ला दिया है। हम सभी को इस ग्रुप में अपने पसंदीदा टॉपिक पर बात करना अच्छा लगता है। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप काफ़ी अच्छे होते हैं जिनमें अच्छी और कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडियाज़ और डिसिप्लिन बनाए रखने की बातचीत की जाती है और उस पर हमें काफ़ी कुछ खुद को बेहतर बनाने के लिए कंटेंट मिलता है। लेकिन जब टॉपिक पॉलिटिकल डिस्कशन और मित्र मंडली की गपशप होती है तो हम असली दुनिया के अपने परिवार और काम को छोड़कर उस वर्चुअल दुनिया में खो जाते हैं और कभी कभी ग्रुप में ही बहस और कड़वे वार्तालाप हो जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे मूड पर होता है, जो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देता है। साथ ही अधिकांश समय इस चर्चा में व्हाट्सएप फॉरवर्ड के द्वारा फैलाई फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके द्वारा अक्सर लोग अपने कन्फर्मेशन बायस की पुष्टि करना चाहते हैं।
जहां वास्तविक बहस में हम बोलकर खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वहीं टाइपिंग की सुविधा के कारण बिना सोचे बातें जल्दी फैलाई जाती हैं, जिससे चर्चा अनियंत्रित हो जाती है। अधिकांश समय हम दूसरों को समझे बिना किसी ठोस डेटा के अपनी बात रखते जाते हैं, जिसका जवाब हमें ऐसे ही व्हाट्सएप की फर्जी जानकारी के रूप में मिलता है। इससे ना तो हम कुछ नया समझ पाते हैं और ना ही सामने वाला समझने को तैयार होता है। वहीं दूसरी तरफ रील्स और शॉर्ट्स फॉरवर्ड करने वाले भी ग्रुप होते हैं, जो इसके जरिए हमें सोशल मीडिया में धकेल देते हैं, जिसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। नतीजा वही पुराना, हम मोबाइल से चिपके रहते हैं और समय का पता नहीं चलता। लेकिन इस क्रम में ना तो हम खुद में कोई वैल्यू ऐड करते हैं और ना ही दूसरों में। इसे कंट्रोल करने के लिए ऐसे ग्रुप्स को पहचानिए जिसमें आपका समय और दिमाग खराब होता है, और उसे म्यूट कर दें। इसके अलावा आप ग्रुप को आर्काइव भी कर सकते हैं, जिससे आपको वो दिखे ही नहीं। व्हाट्सएप ग्रुप हमें जोड़ने के लिए बने हैं, लेकिन अगर ये हमें अपनों से दूर कर रहे हैं तो खुद को संभालना जरूरी है। असली खुशी मोबाइल स्क्रीन से नहीं, अपने परिवार और ज़िंदगी के असली रिश्तों से आती है। मोबाइल हमें बेहतरीन जानकारियाँ दे सकता है, लेकिन इसके अंदर जो भी सामाजिक दुनिया है वो नकली है। असली दुनिया बाहर आपके परिवार के रूप में है। उनके साथ बिताया समय आपको खुशी देगा और उन्हें भी आपसे वो समय और प्यार मिल सकेगा जिसके वो हकदार हैं। चौथी बेड़ी है न्यूज़ चैनल की नेगेटिविटी। हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया अब खबर दिखाने के बजाय पॉलिटिकल प्रोपागेंडा फैलाने का काम कर रही है, और यही वजह है कि हमारे देश की मीडिया विश्वसनीयता के मामले में दुनिया के 180 देशों के बीच 159वें नंबर पर आती है। अब यहाँ देश से जुड़े मुद्दे नहीं बल्कि एक नैरेटिव फैलाने के लिए टीवी डिबेट चलाए जाते हैं, जिसमें देश दुनिया की खबरें नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों की राय देखने को मिलती है। पहले हम खबरें देखकर किसी के बारे में अपनी राय बनाते थे, लेकिन आज अपनी राय के मुताबिक वही न्यूज़ चैनल देखते हैं जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि हम सही हैं। और इस कारण हम या तो किसी नेता को बहुत पसंद करते हैं या फिर उससे नफरत ही करने लगते हैं। स्टूडेंट्स और किसानों की आवाज़ और उनका आंदोलन होने के बावजूद ये प्राइम टाइम कवरेज से बाहर होते हैं। उनकी मांगें सही हैं या गलत, ये तो हमें तब पता चलेगा जब उसके बारे में विस्तार से न्यूज़ में हमें बताया जाएगा। लेकिन पर्याप्त कवरेज के बिना हम उनके बारे में व्हाट्सएप के फेक न्यूज़ के आधार पर एक परसेप्शन बना लेते हैं जो कि सच से बहुत दूर होता है। ये पत्रकारिता से हटकर हमें वो दिखाते हैं जो हम देखना चाहते हैं, वही दिखाना चाहते हैं जो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाले व्यक्ति को देखना अच्छा लगेगा, ताकि आप रोज़ रोज़ उसे देखते रहें और वो आपको टीवी ऐड दिखाकर पैसे बना सकें। इन खबरों को देखकर अक्सर चिंता, डर या समाज के प्रति अविश्वास पैदा होता है। हिंदू मुस्लिम डिबेट के कारण मैंने तो कई लोगों को अपने पुराने दोस्तों के साथ कड़वी बातें करते देखा है, जो कि बहुत दुखद है। तो फिर हमें खबरें जानने के लिए क्या करना चाहिए? खबरें हर तरह की प्रकाशित होती हैं, बस वो मेन स्ट्रीम मीडिया के कवरेज में अपना जगह नहीं बना पाती हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है गूगल न्यूज़ पर जाकर खुद से न्यूज़ सर्च करें और देखें। किसी भी पत्रकार पर विश्वास न करके जब आप खुद से न्यूज़ सर्च करके देखते हैं और पढ़ते हैं, तब आपको थोड़ा थोड़ा असलियत का पता चलता है। उस असलियत को जो टीवी या यूट्यूब चैनल दिखा रहा है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको इस विषय में कोई भी चैनल रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी बायस्ड हूँ। इसलिए आप भी बिना किसी पर भरोसा किए खुद से न्यूज़ सर्च कीजिए और उसके बाद किसी चैनल पर भरोसा बनाइए जो आपके लिए समाचार का एक विश्वसनीय स्रोत हो सकता है। पांचवी बेड़ी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो या सट्टेबाजी की लत। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब तक मार्केट खुला रहता है तब तक हमारी नज़र मोबाइल के एमटीएम स्क्रीन पर गड़ी रहती है। हर पल बदलता प्रॉफिट और लॉस का फिगर हमारे अंदर थ्रिल पैदा करता है। इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसमें लिवरेज के ऊपर ट्रेडिंग पोजीशंस लिए हुए होते हैं, या फिर ऑप्शंस के ट्रेड में ये एमटीएम के फिगर काफ़ी तेज़ी से बदलते हैं। मिनटों में पैसे डबल या आधे हो जाते हैं। ये थ्रिल हमारी आंखों के साथ हमारे दिमाग को भी इसमें काफ़ी उलझा कर रखता है, जिसके कारण हम दूसरे किसी जगह अपना ध्यान नहीं दे पाते हैं। आजकल तो क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग शुरू हो गई है और उस पर भी क्रिप्टो के ऑप्शंस आ गए हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों के लाखों की प्रॉफिट देखकर किसी का भी मन इसमें आने को मचल सकता है, लेकिन ये सच है कि अगर इसमें एक दिन में लाखों का प्रॉफिट हो सकता है तो उतना ही लॉस भी हो सकता है। और तेज़ी से बदलते एमटीएम के कारण हमारे शरीर में दोनों हार्मोन एक साथ पैदा हो सकते हैं, और हमारा शरीर इन दोनों को एक साथ हैंडल करने के लिए नहीं बना है, जिसके कारण जल्दी ही हमारा दिमाग लॉजिकली सोचना बंद कर देता है और अक्सर लोग ओवर ट्रेडिंग में उलझकर अपना काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। ये लॉस आगे और भी ज़्यादा रिस्क लेने को उकसाता है, जिससे वो लॉस और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। सेबी के डेटा के अनुसार 2024 में रिटेल ट्रेडर्स ने ऑप्शंस ट्रेडिंग में 50,000 करोड़ का नुकसान उठाया है। इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आसानी से पैसे बनाने का नहीं बल्कि गंवाने का रास्ता है। अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह पहले एक रोबस्ट सिस्टम डेवलप करने पर ध्यान दें,
फिर उसे ऑटोमेट करने की कोशिश करें। आप एक बात गांठ बांध लें कि अपने दिमाग पर काबू करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और इसे टेस्ट करने के लिए पैसे दांव पर लगाना कोई समझदारी नहीं है। ट्रेड ऑटोमेशन और सही पोजीशन साइज ही इस पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर आपका उत्साह अच्छा रहा तो मैं वो वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा। छठी बेड़ी, मोबाइल गेम्स। आपका फेवरेट मोबाइल गेम कौन सा है? पबजी, कैंडी क्रश, लूडो किंग या कोई और? मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री आज के समय लगभग $100 बिलियन का है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कंपनियां अच्छे गेम डिज़ाइन करने में लाखों करोड़ों डॉलर खर्च कर रही हैं, जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और उन्हें इसमें बांधे रखें। लेकिन आप सोचेंगे कि जो गेम आप खेलते हैं वो तो फ्री में है, फिर ये इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं? जवाब वही है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप इन गेम्स की कीमत अपने अटेंशन से चुकाते हैं। एक बार गेम खेलना शुरू किया फिर बंद करने का मन नहीं करता। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल खेलते खेलते कभी कभी घंटों बीत जाते हैं। और चिंता की बात यह है कि इस खेल में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी उलझते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल गेम खेलने में घंटों बिता देते हैं, जो कि खतरनाक है। मुझे याद है जब मैंने कॉलेज के दिनों में एंग्री बर्ड्स खेलना शुरू किया था। शुरू में तो अच्छा लगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरे अंगूठे में दर्द होने लगा, क्योंकि इसमें अंगूठे का इस्तेमाल ज़्यादा करता था। ऐसे ही कई गेम्स हैं जिनमें दिमाग उलझ कर रह जाता है और बाहर की दुनिया से जैसे नाता ही टूट जाता है। इसके कारण आंखों पर असर होता है और बंद कमरे में घंटों गेम खेलने वाले लोगों की सेहत भी काफ़ी प्रभावित होती है। जहां ग्रुप में पजल और आउटडोर गेम हमारे दिमाग, शरीर और टीम प्लेइंग के विकास में मदद करते हैं, वहीं मोबाइल गेम ऐसी किसी भी डेवलपमेंट में हमारी कोई मदद नहीं करते जो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। साथ ही आजकल ऐसे भी गेम्स हैं जिन्हें पैसों से खेला जाता है और जीतने पर पैसे मिलते हैं और हारने पर गंवाने पड़ते हैं। ऐसे कई न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनमें बताया गया है कि ऑनलाइन गेम खेलने में लोगों के लाखों रुपए डूब गए हैं। इसलिए यह भयावह स्थिति हो सकती है जहां एंटरटेनमेंट के लिए शुरू किया गया खेल पैसों के नुकसान में बदल जाता है। इस गेम की आदत को एडिक्शन में बदलते देर नहीं लगती और यह किसी को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी डिजिटल वेलबींग ऐप आपकी बहुत मदद कर सकता है, जिसमें आप इसके टाइम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जिससे आप इसे खेल भी सकते हैं और अपना नियंत्रण भी ना खोएं। आज ही अपने मोबाइल के स्क्रीन टाइम को चेक करें और बताएं कि आप गेम खेलने में हर हफ्ते कितना समय बिताते हैं। आपने गौर किया होगा कि इन सभी माया जालों के काम करने का तरीका एक ही है, आपकी कमजोरी को पता करना और उसे आपके सामने बार बार लाना। ये ऐसा है जैसे किसी सिगरेट छोड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्ति को बार बार सिगरेट दिखाना या उसे उसकी दुकान के सामने ले जाना। भले ही आपकी इच्छा शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन ऐसा करने पर आपके लैप्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस माया जाल को पहचानिए। अगर आप इस बारे में कॉन्शियस हो जाते हैं कि आप मोबाइल पर क्या देख रहे हैं और कितना देख रहे हैं, और आप इसे ट्रैक करना शुरू कर देते हैं, तो जल्दी ही आप इसे छुटकारा पा सकते हैं। ये बिल्कुल मसल बिल्डिंग जैसा है। जितने दिन आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप इस मामले में उतने ही मजबूत होते जाएंगे। यहाँ मैंने जितने भी तरीके बताए हैं वो मायाजाल की उस खिड़की की तरह हैं जिससे आप महसूस कर सके कि आप इसे बाहर निकलने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसके बावजूद इससे निकलना आसान नहीं है। आपको समय लगेगा, आपकी कोशिश बार बार फेल हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इन पर अमल करने से ये संभव है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मायाजाल को पहचान सकें। और अगर आपने मोबाइल ट्रैकिंग शुरू की है तो कमेंट में बताइए कि आपका सबसे ज़्यादा समय किस ऐप पर जा रहा है। धन्यवाद।